चलिए हेडिंग दीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का दो नाम हो गया, एक तो पहले इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, हिंदी में इसको आयनन ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोला जाता है? आयनन ऊर्जा। और इसको सेकेंड नेम क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पहले इसको समझते हैं ये होता क्या है। ध्यान देना, ये न्यूक्लियस है। कहते ना बात नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए, बोलना हमको नहीं पड़े दोबारा। अब रिकॉर्डिंग चलाइए, नहीं करना पड़े कि शांति से रहिए, आराम से देखिए, ध्यान दीजिए। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ये ऑर्बिट हो गया। न्यूक्लियस किसका है? किसी एटम का न्यूक्लियस होगा। और एटम कैसा होगा? गैसियस। एटम कैसा होगा? गैसियस। कितने ऑर्बिट होते हैं एटम में? एक एटम में कितने ऑर्बिट हो सकते हैं? एक एटम में कितने ऑर्बिट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। बोर्स ने बताया था कि एक एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट हो सकते हैं। ये इनफाइनाइट ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक है ना। हम आपको ऐसे समझा रहे हैं, ध्यान दो। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहा है, ये ऑर्बिट नंबर कौन सा हो जाएगा? ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये कौन सा? थर्ड। और ये लास्ट कौन सा है? इन्फिनिटी ऑर्बिट है। प्रत्येक ऑर्बिट का एनर्जी अलग अलग होता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका एनर्जी कौन सा होगा? E1। सेकेंड ऑर्बिट है तो इसका एनर्जी क्या होगा? E2। थर्ड ऑर्बिट है तो इसका एनर्जी क्या होगा? E3। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे प्रत्येक ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। दूसरा ये माइंड में हमको रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन? थर्ड ऑर्बिट में। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव करेगा, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उस ऑर्बिट के क्या होगा? बराबर होगा। क्या नहीं समझ रहे हैं क्या? ठीक से बोलो ना। हाँ, नहीं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दोनों बताए आपको। आपको तो यही बताया कि क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, दोनों स्पिन में मूव करता है। क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? अप स्पिन। दो टाइप से स्पिन बताए थे ना आपको। ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, स्क्वायर शेप होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन अप होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डाउन होता है। तो दो टाइप से होता है ना, इसे हम लोग जानते हैं पहले से भी, ठीक है ना। हम ये बता रहे हैं कि किसी ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, किसी ऑर्बिट में और कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो थर्ड ऑर्बिट के बराबर होगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन थर्ड में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन थर्ड के बराबर नहीं है तो ये थर्ड ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा। हम ये आपको बता रहे थे, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन थर्ड में मूव कर रहा है। हम ये भी जानते हैं कि एटम के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन हो, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन किसके साथ रहता है? न्यूक्लियस के साथ। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अपने पाथ पे मूव कर रहा है, कहीं डिविएट नहीं हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? कि इसको न्यूक्लियस अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखे हुए है, और इसके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स का नाम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसलिए इलेक्ट्रॉन का पाथ यहां पर क्या है? फिक्स है, ठीक है ना। इतना हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं एटम के बारे में, ठीक है ना। अब हमको करना क्या है? इस एटम से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करना है हमको? रिमूव करना है। रिमूवल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से इलेक्ट्रॉन को हमको रिमूव करना है। बताओ, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो क्या करना होगा? पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए? हाँ।
किस कंसेप्ट के आधार पर? कोई कंसेप्ट होगा ना जहां सर ऐसा इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी होता है जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि उसको अगर एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। आपको हम पहले ही पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? ये न्यूक्लियस है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट है और ये कौन सा है, सेकेंड है। फर्स्ट और ये कौन सा, सेकेंड। ध्यान देना, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है, और ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होगा, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है ना। अब मान लीजिए अगर ये मूव कर रहा है तो इसके पास कुछ क्या होगा, वेलोसिटी होगा, कुछ मास भी होगा और कुछ क्या होगा, वेलोसिटी भी होगा। तो जब ये मूव करेगा तो इसका एनर्जी इंक्रीज करेगा। कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी इंक्रीज करेगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, हाफ mvs। तो जब इलेक्ट्रॉन रेगुलर मूव करेगा, रेगुलर मूव करेगा तो इसका एनर्जी बढ़ते चला जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा तो क्या करेगा, हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कौन सा है, E1, और सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी कौन सा है, E2। तो जब ये मूव करेगा और इसका एनर्जी बढ़ेगा तो अपने ऑर्बिट से ही आगे वाले ऑर्बिट में, नेक्स्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों ट्रांसफर होगा, क्योंकि जिस ऑर्बिट में है ये, इसका एनर्जी कम है, ये लोअर ऑर्बिट हो गया, E2 क्या हो गया, हाइयर ऑर्बिट हो गया। तो किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अगर इंक्रीज करता है तो अपने स्टेट को, उसको हम लोग स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहले मूव कर रहा है इसको कौन सा स्टेट बोलेंगे, स्टेशनरी स्टेट। अगर इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे वाले ऑर्बिट में क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा, इसको बोलेंगे एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। अगर मान लीजिए फिर सेकेंड ऑर्बिट में ये आ गया इलेक्ट्रॉन, फिर ये मूव कर रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में भी तो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, मास है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, वेलोसिटी है। तो फिर इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और जब ये मूव करेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। फिर क्या होगा, फिर अपने स्टेट को चढ़ के सेकेंड से कहां चला जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज करता है तो अपने स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है। लोअर स्टेट से कहां जाता है, हाइयर स्टेट में। लोअर ऑर्बिट से कहां जाएगा, हाइयर ऑर्बिट में। आप लोगों के पास यही होगा ना, पैसा थोड़ा सा कम है, अगर पैसा ज्यादा हो जाए, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया हमारे पास हो जाए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कुछ करना, क्या करेंगे, पहले यहाँ से, पहले इंडिया में ही अच्छा सिटी ढूंढेंगे, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, जाएंगे अच्छा सा रूम लेंगे, एसी वाला रूम लेंगे, वहां रहेंगे। पता चला कि और अरब में पैसा आ गया, बेंगलोर गया, पैसा इंक्रीज कर गया, और ज्यादा पैसा आ गया, 10 अरब 50 अरब, कहेंगे चलो कुछ और खोजते हैं, तब कहेंगे चलो गोवा चलते हैं। अब जाएंगे आराम से गोवा में, खूब घूमेंगे घूमेंगे आराम से, और ज्यादा होगा, चलो लंदन चलते हैं, पेरिस चलते हैं। मतलब पैसा होने के बाद अपने, ध्यान दो रहे, पैसा होने के बाद अपने स्टेट को क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे। यही ना होता है, बदलते जाएगा। बस वही बात इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी है वो पैसा के बराबर है। जैसे जैसे इसका एनर्जी बढ़ेगा ये अपने स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये सबसे लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। कौन सा ऑर्बिट है ये, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किस ऑर्बिट में है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहर। ध्यान दो, इधर कहां देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसका एनर्जी E3 के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर से एनर्जी देंगे, जो वो बोल रही थी, जो बाहर से एनर्जी देना है। इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे हम लोग, यहां पर एनर्जी दिया जाएगा, एनर्जी। इसको बाहर से एनर्जी दिया जाएगा। अगर इसको बाहर से हम लोग एनर्जी देंगे तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा। हमने बाहर से एनर्जी दे रहा है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या करेगा, अपने आगे वाले ऑर्बिट में जाएगा। लेकिन आगे ऑर्बिट रहेगा तब ना जाएगा। ये किस ऑर्बिट में है, आउटर मोस्ट में, किसी एटम के बाहरी कक्षा, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट में है। अब अगर इसको एनर्जी हम देंगे तो इसके आगे तो कोई ऑर्बिट नहीं है। अगर ऑर्बिट नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बात समझ में आया। तो किसी एटम को, अब आयोंस एनर्जी को समझ लो, अब समझ में आ जाना चाहिए। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए
जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड कौन सा? आयोनाइजेशन। फिर से समझ लो, किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, सबसे बाहर वाला कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी लगता है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। याद रहेगा, यहां पर जो एनर्जी देंगे, इसी एनर्जी को हम लोग कौन सा एनर्जी बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसका एक और नाम होता है, क्या बोल सकते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है ना? चलिए पहले इसको राइट कर लीजिए। चल राइट नहीं करो तुम लोग, पीडीएफ सेंड कर दें, ग्रुप में नोट कर लेंगे। कर लें तो अच्छी बात है, नोट कीजिए ना, फोन नहीं है, आराम से नोट कीजिए। फोन नहीं है, नोट कर। चलिए फास्ट फास्ट नोट कीजिए। चलिए आराम से नोट कीजिए इसको। आगे पढ़ाते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट देखिए, देखना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लासिफिकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। कितने कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी।
जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है आयन। कौन कौन हो गया? फर्स्ट आयन एनर्जी, सेकेंड आयन एनर्जी और कौन सा? थर्ड आयन एनर्जी। अब ध्यान दीजिएगा, एक मिनट ध्यान दो। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको जनरली किससे डिनोट करेंगे? आईई। आईई फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आईई क्या बोलेंगे इसको? 2। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जिनके पास मोबाइल नहीं अभी से नोट करते रहे, जिनके पास है दिक्कत नहीं है, पीडीएफ चला जाएगा। IE3 थर्ड आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन कितना कैटेगरी है? 3, फर्स्ट सेकेंड एंड कौन सा? थर्ड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आयोनाइजेशन एनर्जी को, किसी किसी बुक में इसको E1 लिखा रहेगा, इसका ही मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड कहीं कहीं इसको E2 लिखा हुआ रहेगा, इट मीन्स कौन सा? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसको आप लिख सकते हैं E3 थर्ड आयोनाइजेशन, या IP1 भी कर सकते हैं इसको। इसको आप IP1 आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको क्या लिख सकते हैं? IP2 आयनाइजेशन पोटेंशियल कौन सा? सेकेंड। और इसको लिखा जा सकता है IP3 आयनाइजेशन पोटेंशियल थर्ड। 3 कैटेगरी हो गया आयनाइजेशन एनर्जी का, फर्स्ट सेकेंड एंड कौन सा? थर्ड। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए लिख लीजिए, राइट कीजिए इसको। जिन लोगों के पास मोबाइल है, ग्रुप है, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, घर पे लिखिएगा, थोड़ा हमको फास्ट काम करना है। पहले वाला का नहीं होगा, आज से शुरू हुई थी। हो गया? आज ही का क्लास ये स्टार्ट हुआ है, कल नहीं हुआ था। हो गया? हाँ ठीक है, चलिए। अरे ध्यान देना इधर, देखिए ये आपका एटम है, ध्यान देना एक मिनट। किसी भी एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, माइनस होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, यह एक एटम है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? कैसा एटम होगा? गैसियस आइसोलेटेड, आइसोलेटेड गैसियस एटम बोल सकते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम। कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इससे हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ कौन सा? यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है कैसा होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैसा इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। यानी किसी एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, इलेक्ट्रॉन सीधी रिमूव थोड़ी होगा, हम लोग जान रहे हैं किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है ना। और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में होने के कारण ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और इसका अट्रैक्शन किसके साथ है?
न्यूक्लियस के साथ। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर एटम से हमको रिमूव करना है, बाहर निकालना है, तो ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है, तो इसके अट्रैक्शन के अपोजिट जितना अट्रैक्ट करके ये अपने तरफ रखे हुए है, इसके अपोजिट में हमको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो हमको इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर से एक्सटर्नली क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। और किसी एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में, प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जो बोलिए, नहीं, पहले आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद डायरेक्ट हम अंदर का इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब कैसा अट्रैक्शन होता है समझ लीजिए। मान लीजिए कोई या किसी इंसान को या किसी भी आदमी को एक लड़का है, वो अपना घर में रखे हुए है, बेचारा पढ़ा लिखा रहा है। अब पता चल गया उसको कि बाहर वाला को यार इसको खींच के बाहर पीटने वाला है। वो आएगा घर में, उसको खींचने जाएगा, डे अपने में मग्न नहीं रहेगी। अब उसका अट्रैक्शन इतना ज्यादा है, अब तुम जाएगा उसको खींच के मारने के लिए, उसके जो पेरेंट्स है, मम्मी और पापा, कितने अट्रैक्शन में, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। तुम इधर खींचेगा, उधर खींचेंगे, उनका अट्रैक्शन इतना ज्यादा रहेगा कि हो सकता है कि 10 आदमी मिलकर भी उसको नहीं खींच पाए। ऐसा अट्रैक्शन होता है ना। अपने बच्चिया के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ना जाने क्या से तुमको लगेगा मारपीट से, समझ में नहीं आ रहा है, और तुमको लास्टली ऐसा लगेगा कि नहीं हमको शायद छोड़ देना चाहिए। वैसा अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में होता है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन, हाँ, अब ऐसा कीजिएगा कि 50 आदमी जाइएगा, 2 आदमी को उधर रख दीजिएगा, तो किसी को उठाकर कोई ले जाएगा, अब पीटेगा। बात समझ में आया ना। तो हमको इतना एनर्जी लगाना पड़ता है जितना एनर्जी लगाने से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ब्रेक हो जाए, और उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर हो जाए। ठीक है ना। अब ध्यान दो, तो किसी भी एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितना यहां पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने, किसी भी एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड कौन सा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसे कौन सा एनर्जी बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इस एटम पर कौन सा चार्ज होगा, ये एटम है, एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, इसका कितना माइनस आएगा, माइनस या प्लस, प्लस। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका कितना प्लस चार्ज आएगा, एक प्लस। अब इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल चुका है, अब इससे हम फिर से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, इससे हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है। रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, मतलब उसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, उसी एटम से हम तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। इसको भी निकालने के लिए एनर्जी लगेगा ना। यहां पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी, यहां पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, जो एनर्जी लगेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको कौन सा एनर्जी बोलेंगे हम लोग, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाएगा, तो इस एटम पर कौन सा चार्ज होगा, ये एटम है आपका, इस एटम पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो एक प्लस, और एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, कितना प्लस आ जाएगा इस पर, 2 प्लस। एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फिर एक ही एटम से अब हम लोग थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे।
यहां फिर से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, थर्ड इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां से हम लोग थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है, किसी एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर, जिसको हम परमाणु संख्या बोलते हैं, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम का परमाणु संख्या 3, एटॉमिक नंबर 3, 3 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के 6, नाइट्रोजन कितना, 7, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आ गई, तो याद कीजिएगा तब ना चलिए। एगो ईंटा लेके फोड़ दो। एलिमेंट का कार्य परमाणु संख्या होता है, एटम का थोड़ी परमाणु संख्या होता है। ले नहीं, कंफ्यूजन बिहार बोर्ड वालों का जनरली रहता है। एटम, एलिमेंट, हाँ ईटा वहां है, ये उठा लो। देखो एटम, ध्यान दो, एटम, एटम हो गया, परमाणु हो गया, एलिमेंट हो गया, मैटर हो गया, कंपाउंड हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, इन सब प्रॉब्लम रहता है। तो ये सब जिसमें बैठे रहते हैं आराम से पूछना चाहिए सर, थोड़ा ये डाउट में चल। ठीक है, बाद में बात कर लेते हैं, कुछ और लोग भी। अजीब है क्या तू लोग यार, तो 5-6 ब्रांच में जाएगा क्या, ये लोग रेपुटेशन बना के रख रहा है। एक बार कैमरा इधर घुमा देंगे तब पता चलेगा। देखो अच्छा देख ले, हमको आता है उतना करने। रिमूवल ऑफ कौन सा, थर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो एक ही एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, ध्यान दो, यहां फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो किसी एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन। एक मिनट एक मिनट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर उसी एटम से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और जो एनर्जी हमको लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में, दैट एनर्जी इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और फिर उसी एटम से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ कौन सा, थर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी, जो भी एनर्जी का यहां रिक्वायरमेंट होगा टू रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट एनर्जी इज कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी आफ्टर रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन। जब यहां से हम लोग थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, देन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये आपका एटम है, इस एटम पर कौन सा चार्ज आएगा, ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन निकालें, एक प्लस चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन, फिर उससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाले, दो प्लस चार्ज, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, इस पर कितना प्लस चार्ज आएगा, फिर सर चौथा भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन इतना एनर्जी लगता है जितना एनर्जी हमारे पास लैब में अवेलेबल नहीं है, तो उतना हम लोग यूज नहीं करते हैं। एक एटम से मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, 3 एटम। इलेक्ट्रॉन तो बहुत होते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है। एक मिनट, एक क्वेश्चन पूछा उसका, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज 8 कितना प्रोटॉन। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, देन 11 प्रोटॉन, हैविंग 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, कितना प्रोटॉन, ये तो क्लियर हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम लोग कितना निकाल सकते हैं, 3। कोई कहेगा चौथा निकलेगा, नहीं करेगा, नहीं निकलेगा, लेकिन उतना एनर्जी हम लोग यूज नहीं करते लैब में। 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन विच टेट्रावैलेंसी शो करता है, बस 2 ही है, कार्बन कैटायनेशन करता है 4। तो ऐसा नहीं करे, प्रत्येक एटम में नहीं, हाइड्रोजन है, जितना साइज छोटा होते जाएगा, एटम का आगे पढ़ा देंगे, रह ध्यान दो, जितना एटम का साइज क्या होगा, छोटा होगा, उतना ही निकालने में एनर्जी क्या लगेगा, ज्यादा, क्योंकि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब हाइड्रोजन को देख लो, पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको हाँ निकाल कैसे लिया जाए, एग्जिस्टेंस नहीं करेगा वो, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसी दूसरे के साथ कंबाइन करेगा। ऐसे देख लीजिए, एक मिनट ध्यान दो,
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? राइट, इधर ध्यान दो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब इस बेचारे एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कितना होगा? 1। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन ये भी कितना होगा? 1। अब इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, निकालने के लिए पेपर पर बहुत आसानी है, आसानी से कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, क्या बन गया? H+। कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किए? एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास होता ही, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन था हमने बाहर निकाल दिया, कोई इलेक्ट्रॉन बचा? तो H+ जो होता है ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। करेंगे सर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करें तो क्या करेगा? प्लस है तो किसी दूसरे कंपाउंड से क्या करेगा? कंबाइंड कर लेगा, लेकिन फ्री स्टेट में ये नहीं रहेगा। एक और बात इंपॉर्टेंट है, जितना आसानी से हमने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, न्यूक्लियस है ये, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है और इसके अंदर एक प्रोटॉन, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। न्यूक्लियस का यहाँ पर इसका अट्रैक्शन है। एक बात जानकर आपको आश्चर्य होगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। जितना सोडियम के आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन में निकालने में एनर्जी नहीं लगता है, उससे ज्यादा एनर्जी किससे निकालने लगता है? हाइड्रोजन से। क्यों लगता है? इसके पीछे रीजन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, नाक कान में एक अगर बेटा बेटी कोई रहता है ना, उसका अट्रैक्शन क्या रहता है? ज्यादा रहता है। एक वो है नाक कान में, देखने बस एक वो है, ये है, उसका अट्रैक्शन इतना ज्यादा रहता है कि आदमी सब चीज लुटाने के लिए अपना तैयार होता है। उस अट्रैक्शन को फील करो, उस अट्रैक्शन को फील करो, कितना अट्रैक्शन होता है। वैसा ही अट्रैक्शन, ध्यान दो, देख लिया, एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, देख ले। उसी अट्रैक्शन को यहाँ हाइड्रोजन फील कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई इसको बाहर निकाल रहा है, यहाँ पे एनर्जी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो डिपेंड्स करता है एटम का साइज कितना छोटा है, बड़ा है या छोटा है, उस पर डिपेंड्स करेगा कि आंसर एनर्जी का वैल्यू बड़ा होगा या क्या होगा? छोटा होगा। फिर भी हम लोग ऑर्डरली पढ़ेंगे कि किसका आंसर एनर्जी ज्यादा होता है और किसका आंसर एनर्जी कम होता है, कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा। तो एक बात तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर, एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, किसी एटम के पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा? तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये किसी अदर कंपाउंड से, अदर एलिमेंट से या कहीं ना कहीं किसी कॉम्बिनेशन करेगा, देन ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना? बोलिए आगे कहिए क्या कर रहे हैं? नहीं पूछना तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब वो एक ही जैसा है, बोलो। हाँ तो वही ने एटम के लिए बेचारे आइंस्टीन बाबा घूम रहे हैं, E = mc²। इसी पर तो काम चल रहा है कि अगर हमारे बॉडी में करोड़ों एटम, अरबों एटम लगा हुआ है बनने में, सेल बना हुआ है, एटम बना हुआ है, अब इसको एक मशीन में कह रहे हैं कि ये रसगुल्ला को देख लो, अब एक यहाँ पर मशीन लगा दो, इस मशीन में इसको यहाँ बैठा दो, यहाँ बटन लगा दो, यहाँ वायर से कनेक्ट कर दो, इस वायर को क्या करो? ऑन करो। इसको अंदर बैठाने के बाद अब ये मशीन क्या करेगा? आइंस्टीन के E = mc² से इसके पास मास है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, और इसको यहां से उठा के इसको मुंबई भेजना है। यहाँ मुंबई में एक मशीन लगा हुआ है, यहां पर ये आ जाएगा, अब बाहर निकलेगा तो जैसा स्ट्रक्चर था वैसा ही स्ट्रक्चर में बाहर निकल जाएगा। तब ना कहें कि मशीन काम हो रहा था, एरोप्लेन की जगह खत्म, जगह जगह मशीन लगा रहा, कहाँ जाना? मुंबई, अंदर जाओ, बटन टिपेगा, कहाँ चले जाएंगे? मुंबई चले जाएंगे। तो जो तुम कह रहे हो, जो एक बॉडी है कोई एटम से बना हुआ है, उसको अलग अलग तोड़ कर हम क्या कर लें? अलग कर लें, कर तो लेंगे, बाद में उसका अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ हद तक होता है अरेंजमेंट, जैसे बता रहे हैं फैक्स मशीन, यहाँ से कोई पेपर अमेरिका को फैक्स करना है, यहाँ मशीन में लगाते हैं, उसका नंबर डालते हैं, वहां निकल जाता है। तो उस पर काम किया जा रहा है, अभी तक नहीं हो पाया है, कुछ मतलब प्रॉब्लम है, इसीलिए नहीं, तो इस फॉर्मूला पर काम चल रहा है। हाँ तो लेकिन नहीं ना, अरेंजमेंट नहीं हो पाया, बेचारा का ब्रेन डिफ्यूज कर गया, ऐसा कहा जाता है। नहीं बंद नहीं, अभी भी रिसर्च जा रही है। हाँ ठीक है ना, अभी भी जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कहां तक पीछे हो गया था? तीनों हमने आपको समझा दिया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से
इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है उसी एनर्जी को हम लोग कौन सी एनर्जी बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। आंसर ने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया? 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट, किसी एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है दैट एनर्जी इज कॉल्ड फर्स्ट आयंस एनर्जी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी लगेगा उसी एटम से उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड आयंस एनर्जी। और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? थर्ड आयंस एनर्जी। बहुत सिंपल, ठीक है ना। अब देखते हैं साइज किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है। पीरियड टेबल का फर्स्ट ग्रुप में कौन आता है? 1A। पीरियड टेबल देखे हो ना? फर्स्ट ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आता है? फर्स्ट ग्रुप में कौन आता है? हलीना, के, रबरी, सस्ती, फ्री। ट्रिक है याद रखने का, पढ़ाएंगे आप लोगों को, अभी थोड़ा सा हम यूज कर लिए हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एलिमेंट है। ये पीरियड नंबर, पीआर नंबर। पीरियड नंबर कितना आवर्त होता है? पीरियड, अरे पीरियड टेबल में कितना पीरियड होता है? 7। ये ना होता है। एक काम कंप्लीट आपको बता रहे हैं, एक मिनट ध्यान देना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का? इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन LSO1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1। कितना ऑर्बिट किसके पास है? एक ही ऑर्बिट है। इसका न्यूक्लियस सिस्टम कैसा होगा? ये न्यूक्लियस हो गया, इसके पास एक ऑर्बिट हो गया, कौन सा? के। ये फर्स्ट ऑर्बिट है और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। एक ऑर्बिट। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर, वो तो ऑर्बिटल डायग्राम खींचेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में ना, 1s1 है। तो 1s1 के लिए s के पास कितना एटॉमिक ऑर्बिटल होता है? एक। 1s1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अप आएगा। ऊपर की तरफ है तो कौन सा हो जाएगा? क्लॉकवाइज स्पिन हो जाएगा। ऊपर की तरफ कौन सा स्पिन हो जाएगा? क्लॉकवाइज स्पिन। हाँ तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या? नहीं, वो फिक्स है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखा है ताकि रिपल्सन क्या हो? कम हो। ये सब चेक करके रखा गया ना, कोई टकराने की जरूरत नहीं है ना। तुम जो सोच रहे हो ना, बता रहे हैं, बाहर निकल। देखो इधर, ये कह रहा है कि सर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो टकराएगा नहीं, ऐसा ही नहीं पूछ रहे हो? कैसे? अपने पाथ पर मूव करता है ना, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना क्या होता है? पाथ होता है, सर्टेन स्पीड होता है, तो कैसे टकराएगा? टकराने की कोई जरूरत है ही नहीं, टक्कर होने की कोई संभावना ही नहीं है। हम लोग चल रहे हैं, पूरी इंडिया की जनसंख्या कितना है? कितना जनसंख्या है? 142 करोड़ पॉइंट 86, अब बढ़ गया है। और चाइना क्या है? 0.42 के आसपास है। 25 लाख की कुछ ऐसी जनसंख्या, हमारा क्या हो गया? ज्यादा हो गया चाइना से, अभी 1 नंबर पर चल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ चलो ध्यान दो यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑर्बिट कौन सा है? के। अब इतने लोग रोड चल रहे हैं, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, कहीं बहुत रेयर टक्कर सुनता है कि आदमी आदमी टकरा जाए? इतना क्लास, इतना लोग टक्कर हो रहा है। सबका एक वे है जाने का, पता है ऐसे जाना। हमसे ज्यादा समझदार बेचारा इलेक्ट्रॉन है ना, आज तक कुछ गड़बड़ किया नहीं। हम लोग तो इंसान है, सब चीज गड़बड़ करते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो वो भी ठीक है। चलिए, इसमें एक ऑर्बिट है। लिथियम का एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना? 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s। कितना सेल है, कितना ऑर्बिट इसके पास? ये फर्स्ट सेल हो गया के, ये सेकेंड सेल कौन सा हो गया? एल। लिथियम के पास कितना सेल हो गया? 2। इसका न्यूक्लियस सिस्टम कैसा होगा? ये इसका न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेकेंड, ये के हो गया और ये कौन हो गया? एल हो गया।
इसमें 2 ऑर्बिट होता है। नहीं तो वो स्पेस रहता है ना बगल से क्रॉस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे इलेक्ट्रॉन का टक्कर से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर टक्कर होगा भी, अगर अंदर मान हो गया तो कॉलिजन हो गया, कॉलिजन होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास है ना, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता है तो अपने लोअर ऑर्बिट से किस में आता है, हाइयर ऑर्बिट में जाता है। ठीक है ना, एक मिनट ध्यान देना इधर। चलिए सेकेंड पीरियड में था दूसरा आवर्त, ये फर्स्ट, ये कौन सा, सेकेंड, सेकेंड आवर्त हो गया। सोडियम में कितना हो जाएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। कितना सेल होगा इसके पास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये फर्स्ट, सेकेंड और ये कौन सा थर्ड, के एल और ये कौन सा एम। इन न्यूक्लियर सिस्टम क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और ये कौन सा थर्ड, के एल और कौन सा एम। कितना ऑर्बिट आ गया इसमें, अब यहीं से समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट आना होगा तो यहीं से आ जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। बताइए तीनों एटम, आप हमने 3 एटम का अभी तक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। राइट, ध्यान दो। बताओ किस में से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। इसका ये आउटर मोस्ट है, इसका ये भी आउटर मोस्ट है और ये भी आउटर मोस्ट है। तीनों एटम के आउटर मोस्ट से ये हो गया आपको हाइड्रोजन, ये है किसका लिथियम और ये किसका है सोडियम। आपको बताना है इन तीनों के आउटर मोस्ट से किस में ज्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। क्यों, क्या है, अरे अगर एक ऑर्बिट है तो इसका साइज क्या है, छोटा है। न्यूक्लियस से लेकर और आउटर मोस्ट ऑर्बिट, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस से लेकर और आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। कहां से कहां, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट। इसका न्यूक्लियस यहां से लेकर आउटर मोस्ट ये हो जाएगा, इसका रेडियस थोड़ा इससे ज्यादा होगा। फिर इसका न्यूक्लियस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस इसका। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऑर्बिट बढ़ रहा है, ऑर्बिट बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कमेगा। अब जितना दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना ही न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। यहाँ एकदम नजदीक में न्यूक्लियस का तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें 2 ऑर्बिट के बाद है तो इसमें इससे कम अट्रैक्शन इसमें होगा। 3 ऑर्बिट के बाद है, ज्यादा डिस्टेंस पर जा रहा है, धीरे धीरे अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घटते चला जाएगा। ध्यान दो, अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ न्यूक्लियस है, ले अपने तो हाथ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है, इसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन सबसे कम होगा क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस ना होगा। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब टॉप टू बॉटम आएंगे, यहां पर लिख भी देते हैं, अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस डिस्टेंस इंक्रीजेज, समझ रहे हैं ना, डिस्टेंस किसके बीच में बोल रहे हैं, न्यूक्लियस एंड कौन सा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन डिक्रीजेज। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। अगर न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम रहा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान होगा। जितना दूरी पर आएगा उतना अट्रैक्शन कम रहेगा तो आसानी से निकल जाएगा। आसानी से निकलने का मीनिंग क्या है, एनर्जी कम लगाना होगा, यानी आंसर डी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो एनर्जी लगता है उसी को ना आंसर एनर्जी बोलते हैं। यानी किसी को दरवाजे पे पिटना है, ज्यादा अट्रैक्शन है,
रोड पर पिटना है, कम अट्रैक्शन है। मार्केट पे पिटना है, उससे कम अट्रैक्शन है। अब कोई आदमी मान लो दिल्ली में है, उसका घर यहाँ है, कोई भी पिट सकता है। अट्रैक्शन क्या है, डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, उससे अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या होगा, रिमूव होगा। अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव कर जाएगा, आसानी से रिमूव करेगा, इजीली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन, आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव कर जाएगा। तो बताइए किसका ज्यादा होगा, अब तो समझ में आ गया होगा किसका ज्यादा होगा, आयंस एनर्जी। इस ग्रुप में देख लो, 1A ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम, लास्ट, बेचारे को कहाँ रख दे, अच्छा नोट कर लेगा, रहेगा तो नोट हो जाएगा ना, लेकिन पीडीएफ में आएगा नहीं। चलो हम नेक्स्ट अगले नेक्स्ट में बता देते हैं, छोटा कर देते हैं, अच्छा रहेगा। छोटा करेंगे फिर भी ठीक नहीं, ऊपर कर देते हैं, पीडीएफ में आएगा तो नहीं। क्या कर रहे हैं, रुको ना, खत्म करेंगे टॉपिक तब ना होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ध्यान दो यहाँ, बस थोड़ा सा हम बता देते हैं। अच्छा, चल इससे हम पीडीएफ रहा, कल इसके आगे ही स्टार्ट करेंगे, इसी के आगे कल क्या होगा, स्टार्ट होगा। आप लोग इसको क्या कर लीजिए, लिखने की जरूरत है नहीं, पीडीएफ चला जाएगा। नहीं कर दिए तो जाओ, सनी सर को बुला के ले। इसके आगे कल बता दिया जाएगा। ए